हेलो गाइस, कैसे हो आप। आपका स्वागत है मेरे चैनल स्टडी बाय सी मम्मी। तो आज आपके लिए जो मैं टॉपिक लेके आई हूँ वो क्लास 10th है। उसके जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो लेके आई हूँ। सेकंड पार्ट, फर्स्ट पार्ट है वो मैंने अपलोड कर दी है। आज अपने करेंगे सेकंड पार्ट जो आपके बोर्ड एग्जाम में या जो अभी हाफ ईयरली आ रही है उनमें जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम में काफ़ी पूछे जाते हैं, तो उनको आज यहाँ पे कवर करेंगे। इसलिए वीडियो को पूरी वॉच करना, वीडियो को बीच में स्लिप मत करना। आपके लिए काफ़ी यूजफुल ये वीडियो हो सकती है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और कमेंट जरूर करके बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी है। तो लेट्स स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैं 8 क्वेश्चन लेके आई हूँ जो इम्पोर्टेंट है, ठीक है। उनको अपनी पूरी डिटेल से करेंगे। अब देखो, सबसे पहले फर्स्ट है, लोहे की वस्तु पर हम पेंट क्यों करते हैं। बच्चों को सभी को आता होगा, क्यों करते हैं बताओ। लोहे की वस्तु पर हम पेंट किस लिए करते हैं? संक्षारण से बचाने के लिए। किससे करते हैं? यानी संक्षारण से बचाने के लिए। अब देखो, संक्षारण क्या होता है। संक्षारण क्या होता है? जब भी कोई लोहे की वस्तु या कोई भी धातु जब वायु के संपर्क में आती है तो उन पे ऊपर जंग लग जाती है। उस जंग को बचाने के लिए अपने क्या करते हैं, उस वस्तु पर पेंट करते हैं। जैसे यष्ट लेपन द्वारा जिंक की परत, जैसे आपने देखे होंगे दरवाजे होते हैं लोहे के, अगर उनको अपने वायु में खुला छोड़ दें तो कुछ समय बाद उन पे जंग लग जाती है। उसका मतलब उसके भार में क्या आ जाती है, कमी आ जाती है। तो वो क्या होता है, उसके ऊपर जंग लगना, और जंग लगने को बचाने के लिए अपने उस लोहे की वस्तु पर क्या करते हैं, पेंट करते हैं। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है फर्स्ट क्वेश्चन। आगे वाला जो सेकंड क्वेश्चन है, स्वपोषी और विषमपोषी में क्या अंतर है। ठीक है, लेसन मैंने साइंस की सारी करवा चुकी हैं। स्वपोषी और विषमपोषी में अंतर। अब स्वपोषी क्या होते हैं? स्व का मतलब स्वयं, पोषी मतलब पोषण, यानी जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं स्वपोषी कहलाते हैं। विषमपोषी का मतलब होता है जो अपने भोजन के लिए दूसरों पर निर्भर रहते हैं। अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूं स्वपोषी और विषमपोषी की, स्वपोषी कौन से होंगे? पेड़ पौधे। और विषमपोषी कौन है? जितने जानवर हो गए, जितने मनुष्य हो गए, ठीक है, वो सारे होंगे विषमपोषी, क्योंकि अपने हैं वो भोजन के लिए किस पे निर्भर रहते हैं? पेड़ पौधों पे निर्भर रहते हैं। जो भी अपने को सब्जियां, दालें, जो भी अपने को खाद्य सामग्री प्राप्त होती है, कहाँ से होती है? पौधों से। अब पौधे कहाँ से लेके आते हैं? पौधे अपने भोजन का निर्माण खुद करते हैं। किसकी सहायता से? प्रकाश संश्लेषण की सहायता से। अब जो प्रकाश संश्लेषण है उनकी पूरी विधि मैंने भी अपने YouTube चैनल पे करवाई हुई है, तो वहां पे आप जाके देख सकते हो कि भोजन अपना निर्माण कैसे करते हैं। ठीक है, यानी वो अपना स्वपोषण, अपना भोजन का निर्माण कैसे करते हैं, जिसे अपने बोलते हैं प्रकाश संश्लेषण। यानी प्रकाश संश्लेषण जो करते हैं स्वपोषी। स्वपोषी का एग्जाम्पल आता है पेड़ पौधे, और विषम का पोषी का मतलब जितने जानवर और अपने अपने भोजन खुद नहीं बनाते, अपने भोजन के लिए पेड़ पौधों पर निर्भर रहते हैं। ठीक है, ये होता है स्वपोषी और विषपोषी में अंतर। उसके बाद आता है आघात वर्धनता और तन्यता। मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन मतलब क्वेश्चन जो एग्जाम में आता है, या तो पूछेगा आघात वर्धनता या पूछेगा तन्यता, या दोनों में अंतर पूछ सकता है। आघात वर्धनता और तन्यता हमेशा धातुओं के लक्षण है। जितनी भी प्रकृति में धातु है उनके ये दो लक्षण हैं, आघात वर्धनता और तन्यता। आघात वर्धनता आप किसे कहते हैं? जब कोई लोहे की वस्तु को अपने पीट के उसको चद्दर के रूप में, अगर मैं बात करूं घरों के दरवाजे हैं, ठीक है, सिंपल लोहा ले लिया, उसको गर्म किया, हथौड़े से पीट के उनकी चद्दरें बनाई जाती है, खिड़कियां बनाई जाती हैं, दरवाजे बनाए जाते हैं। इसका मतलब धातु को जब पीट कर उसको चद्दर के रूप में व्यवस्थित करना क्या कहलाता है? आघात वर्धनता कहलाता है। ठीक है, समझ आया? बिल्कुल सिंपल सी है। धातु को पीट कर चद्दर के रूप में व्यवस्थित करना आघात वर्धनता कहलाती है। फिर आती है तन्यता। त से मतलब तार, यानी धातुओं को जब खींच के तार के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है, उसे अपने क्या बोलते हैं? तन्यता। अब मान लो धातु है, लोहा है, लोहे के तार आते हैं। लोहा सिंपल है, उसको गर्म करके उसको फिर खींच के पतले पतले तार बनाए जाते हैं। अगर मैं सोने की बात करूं, सोने के आभूषण बनाए जाते हैं। आभूषण में जो डिजाइनिंग की जाती है उसमें छोटे छोटे तार लगे हुए हैं। चांदी की जो पायल बनाई जाती है उनमें जो डिजाइनिंग होती है वो तार के रूप में भी होती है, सिंपल भी होती है। यानी धातुओं का खींच कर तार के रूप में व्यवस्थित करना क्या कहलाता है? अपना तन्यता कहलाता है। आई होप आपको दोनों में अंतर समझ आ गया होगा। ये गुण ओनली धातु में पाया जाता है, अधातु में नहीं पाया जाता। अपने धातु और अधातु के बारे में भी पढ़ेंगे कि दोनों में डिफरेंस क्या है। उसके बाद है, ऐसी कौन सी धातु है जिसे केरोसिन में डुबो के रखते हैं। केरोसिन मतलब अगर मैं आम भाषा में बात करूं तो मिट्टी का तेल। ठीक है, मिट्टी का जो तेल होता है उसे अपने
अगर साइंस की भाषा में केरोसिन बोलते हैं। तो ऐसी कौन सी धातु है जिसे अपने केरोसिन में डुबो के रखते हैं? वो धातु होती है अपनी Na, सोडियम। यानी सोडियम जो धातु है, अगर अपने सोडियम धातु को खुले में सिंपल रख दें तो वो जल्द ही आग पकड़ लेगी, इसलिए उस धातु को हमेशा केरोसिन में डुबो के रखना पड़ता है। अगर लैब है, लैब में जो अपने प्रैक्टिकल वगैरह करते हैं, आगे 11th 12th में जाएंगे, जब भी प्रैक्टिकल करेंगे तो सोडियम का काफ़ी यूज होगा उसमें। तो वहाँ पे जो सोडियम होंगी उनको जैसे छोटे छोटे पीस है, टुकड़ों के रूप में किस में रखा जाता है? बोतल में, केरोसिन में, फ्लास्क होते हैं उनमें केरोसिन में डुबो के रखते हैं। अगर अपने लैब में खुला रखेंगे तो वो आग पकड़ लेगा और वहाँ पे काफ़ी दुर्घटना होने की संभावना क्या होती है? ज़्यादा रहती है। इसलिए सोडियम ऐसी धातु है जिसे केरोसिन में डुबो के रखा जाता है। ठीक है बच्चों, यहाँ तक आपको आई होप समझ आ गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए ये मैं क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी लेते हैं। इसमें बड़े क्वेश्चन भी आ सकते हैं और छोटे क्वेश्चन भी आ सकते हैं। विद्युत धारा किसे कहते हैं और इसका एसआई मात्रक क्या है? विद्युत धारा जो आपकी क्लास 10th का 10th चैप्टर है विद्युत वाला, उसमें से क्वेश्चन लिया है। विद्युत धारा क्या होती है, उसका एसआई मात्रक क्या होता है? अब देखो, विद्युत धारा का सिंबल होता है आई और इसका फॉर्मूला होता है Q/T। Q का मतलब है यहाँ पे आवेश और T का मतलब है यहाँ पे समय और I का मतलब है विद्युत धारा। ठीक है, यानी आवेश में प्रवाह की दर को क्या बोलते हैं? विद्युत धारा। अपने एक परिभाषा लिखेंगे तो क्या लिखेंगे विद्युत धारा की? आवेश में प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। ठीक है, और जो विद्युत धारा का एसआई मात्रक होता है वो होता है एम्पियर। ठीक है, अगर सिंपल भाषा में अपने बोले तो एम्पियर है। अगर इससे निकालें, आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलाम, और समय हमेशा साइंस में सेकंड में ही लिया जाता है, यानी कूलाम प्रति सेकंड। इस पूरे को अपने क्या बोलते हैं? एम्पियर बोलते हैं। यानी विद्युत धारा का मात्रक अगर एम्पियर लिखेंगे वो भी सही है, कूलाम बटे सेकंड रखेंगे वो भी सही है, दोनों कंडीशन में सही है। लेकिन अगर आम भाषा में बोले तो विद्युत धारा का जो एसआई मात्रक होता है वो एम्पियर होता है। ठीक है बच्चों, ये जो चैप्टर है मैंने अच्छी तरह अपनी वीडियो में भी, प्लेलिस्ट में इस चैप्टर को मैंने बहुत अच्छी तरह करवाया हुआ है, साइंस का विद्युत वाला लेसन, तो वहाँ पे आप जाके वॉच कर सकते हो। इसके मैंने पूरे न्यूमेरिकल भी करवाए हैं, जो मैथमेटिक्स टाइप के जो क्वेश्चन आते हैं, ओम का नियम क्या है, ठीक है, वो चीज़ें मैंने सब करवाई हुई है। ठीक है बच्चों, समझ आए यहाँ तक? उसके बाद आगे वाला संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं और इसका उदाहरण। संयोजन अभिक्रिया कहाँ से लिया है? चैप्टर नंबर 1 रासायनिक अभिक्रिया अथवा रासायनिक समीकरण, वहां से लिया है। अब मैंने ये लेसन करवाया हुआ है, रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, रासायनिक समीकरण क्या है और रासायनिक अभिक्रिया कितने प्रकार की होती है। तो सबसे पहले अगर बात करें, फर्स्ट अभिक्रिया होती है संयोजन, वियोजन, विस्थापन, प्रतिस्थापन, ये चीजें होती है। ठीक है, आगे आएगा उपचयन, अपचयन, ऊष्माशोषी, रिडॉक्स अभिक्रिया, सारी है जो अपने ने अच्छी तरह कवर कर लिया। ठीक है, यहाँ पे अपने वापिस रिपीट नहीं करेंगे। अब आती है संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं और उसका एग्जाम्पल। अब देखो, संयोजन, संयोजन का मतलब होता है जुड़ना। क्या होता है? संयोजन जुड़ना, वियोजन का मतलब टूटना। संयोजन अभिक्रिया जब दो अभिकारक मिलकर एक उत्पाद का निर्माण करते हैं उसे अपने बोलते हैं संयोजन। संयोजन का मतलब होता है जुड़ना, यानी अभिकारक, एक अभिकारक और प्लस एक अभिकारक, दो अभिकारक हैं, ये जुड़ गए तो किसका निर्माण होगा? जो एक ही उत्पाद का निर्माण होगा। ठीक है, जो उत्पाद का निर्माण होगा वो क्या कहलाएगा? संयोजन। अब उसने एग्जाम्पल पूछा है, अगर मैं सिंपल सा एग्जाम्पल, जैसे एक कार्बन है और एक ऑक्सीजन है, ये तो क्या बन गया? कार्बन। यानी दो तत्व मिलकर एक उत्पाद का निर्माण करते हैं, दो तत्व मिलकर एक उत्पाद का निर्माण करते हैं, वो क्या कहलाती है? संयोजन। संयोजन का मतलब जुड़ना। अगर मैं इसी का वियोजन की बात करूं तो कार्बन डाइऑक्साइड है, ये टूटकर, मतलब एक अभिकारक टूटकर दो उत्पादों का निर्माण कहलाते हैं, वो क्या कहलाती है? वियोजन। संयोजन का मतलब दो जुड़ के एक का निर्माण, संयोजन, संयोजन का मतलब जुड़ना, दो जुड़ेंगे तब एक का निर्माण होगा। वियोजन का मतलब टूटेंगे, यानी एक अभिकारक टूटकर जो दो उत्पाद का निर्माण करेंगे तो वो क्या कहलाएगा? अपना वियोजन। ठीक है, इसका एग्जाम्पल आप खुद भी बना सकते हो अगर आपको साइंस में जैसे ये समीकरण वगैरह काफ़ी याद है, कोई केमिकल तत्व याद है तो उनसे अपने खुद भी बना सकते हैं। उसके बाद आते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं? मोस्ट इंपोर्टेंट और हर बार को एग्जाम में पूछे जाने वाला क्वेश्चन, उदासीनीकरण। उदासीनीकरण से अगर मैं बात करूं, उदासीन, उदासीन क्या होता है?
चैप्टर पढ़े हैं अमल और क्षार बच्चों ने अच्छी तरह कर लिया होगा, क्योंकि अभी तो एग्जाम है तो रिवीजन करने का टाइम है, क्योंकि आई होप सभी बच्चों ने अपना सिलेबस है अच्छी तरह कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, कंप्लीट कर लिया तो इसका मतलब उसमें ये जो अभी मैं क्वेश्चन कराई हूँ बच्चों को मोस्टली आने चाहिए, क्योंकि जब तक सिलेबस कंप्लीट हो चुका है तो अपने यहाँ पे रिविजन कर रहे हैं, सिलेबस अपने ने कर लिया है। उदासीनीकरण अमल और क्षार, जिसमें ना तो अमल के गुण होते हैं ना ही क्षार के गुण होते हैं, ना तो वो तत्व अमल होता है और न ही क्षार होते हैं, वो क्या कहलाता है, उदासीन तत्व कहलाता है। अगर मैं बात करूं जल की, जल की प्रकृति न अम्लीय होती है न ही क्षारीय होती है, इसका मतलब वो क्या है, उदासीन है। ठीक है, तो इसे अपने बोलते हैं उदासीनीकरण। जब अमल और क्षार के जब दोनों के गुण इक्वल हो तो लवण का निर्माण करते हैं, साथ में जल निकलता है, उसे अपने बोलते हैं उदासीनीकरण। अगर मैं बात करूं, ये लेसन मैंने करवाया हुआ है 0 से 7, यहाँ पे होता है जो पीएच स्केल होता है वो 0 से लेके 14 तक होता है। 0 से 7 से मतलब 0 और 7 के बीच जो पीएच होती है वो अमल होती है, और 7 और 14 के बीच जो पीएच होती है वो क्षार होती है। जिसकी पीएच 7 होती है ना वो क्या कहलाता है, उदासीन, ना वह अम्लीय होता है ना ही क्षारीय। अब देखो उदासीनीकरण क्या होगा, जब अमल और प्लस क्षार मिलकर किसका निर्माण करेंगे, लवण, और प्लस किसका निर्माण करेंगे, जल, यानी लवण क्या है, उदासीन है। तो इस अभिक्रिया को बोलते हैं उदासीनीकरण। अगर मैं एग्जांपल अमल ले लिया मैंने HCl, क्षार ले लिया मैंने NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो क्या बना NaCl प्लस H2O। यानी जब मैंने अमल और क्षार की इक्वेशन करवाई तो NaCl किसका सूत्र होता है, नमक का या लवण का सूत्र होता है। तो यहाँ पे साथ में क्या निकला, साथ में हमेशा हमने क्या निकलता है, जल निकलता है। कई कंडीशन में H2 हाइड्रोजन गैस भी बाहर निकलती है, तो वो क्या कहलाती है, अपनी उदासीनीकरण अभिक्रिया। ठीक है बच्चों, उसके बाद आता है धातु और अधातु में अंतर। अब मेन है धातु और अधातु में अंतर क्या है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। अब देखो धातु क्या होती है और अधातु क्या होती है। सबसे पहले अगर मैं बात करूं, जितनी भी प्रकृति में ठोस होती है ना, यानी धातु की प्रकृति ठोस होती है और धातु की प्रकृति मोस्टली गैस होती है। ठीक है, यानी प्रकृति में जितनी भी गैसें होती है वो अधातु होती है, और जितनी प्रकृति में ठोस वस्तुएं हैं वो लगभग धातु होती है। ठीक है, अगर सारे प्लास्टिक ठोस है तो उसको अपनी धातु नहीं मानेंगे। ठीक है, यानी धातु होती है ना वो हमेशा, अब देखो जितनी भी धातु है ना उस पर हमेशा पॉजिटिव चार्ज होता है और धातु पे हमेशा नेगेटिव। अगर मैं बात करूँ सोडियम तो प्लस, कैल्शियम प्लस, मैग्नीशियम प्लस, लिथियम प्लस, यानी जितनी भी धातु होती है उनके कुछ पॉजिटिव जाते हैं। जितनी अधातु है, धातु जैसे क्लोरीन हो गया, ब्रोमीन हो गया, आयोडीन हो गया, इनके ऊपर हमेशा नेगेटिव। नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, एक हाइड्रोजन को छोड़कर सभी पे नेगेटिव चार्ज होता है। हाइड्रोजन है आवर्त सारणी का सबसे पहला तत्व है जो जिसे अपने आवारा तत्व कहते हैं। गैस होते हुए भी इस पे कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। ठीक है, मेन तो ये फर्स्ट है कि पॉइंट हो गया। दूसरा, धातु होती है ना विद्युत की सुचालक होती है। इसका मतलब जितनी भी धातु है उसमें विद्युत का प्रभाव होगा। ठीक है, यानी इलेक्ट्रॉन पास होगा। और अधातु होती है विद्युत की क्या होती है, कुचालक होती है। ठीक है, अब देखो अपने ने कहा था जितनी भी धातु होती है ना विद्युत की क्या होती है, सुचालक होती है, और जितनी वो अधातु होती है विद्युत की कुचालक होती है। अब देखो धातु है ना, मैंने क्या कहा था, धातु होती है मोस्टली ठोस, मोस्टली क्या ठोस ही होती है। लेकिन एक मरकरी ऐसी धातु है जिसे अपने Hg बोलते हैं, जिसे अपने क्या बोलते हैं, पारा, जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। जो क्वेश्चन है धातु और अधातु में अपवाद वाले क्वेश्चन है वो हर बार क्वेश्चन में पूछा जाता है। यानी मरकरी एक धातु होते हुए भी द्रव अवस्था में पाई जाती है। अब मैंने कहा था अधातु विद्युत की कुचालक होती है। अगर मैं कार्बन की बात करूं तो कार्बन भी क्या है, अधातु है, विद्युत का कुचालक है। कार्बन के 3 अपरूप होते हैं, हीरा, ग्रेफाइट और फ्लूरीन। ठीक है, लेकिन कार्बन का एक अपरूप ग्रेफाइट है ना विद्युत का सुचालक होता है। ग्रेफाइट जैसे पेंसिल है, ये मान लो अपनी पेंसिल है, पेंसिल की जो निब होती है ना वो ग्रेफाइट की बनी होती है। यानी जो ग्रेफाइट है विद्युत का सुचालक है, यानी अधातु होते हुए भी विद्युत का क्या है, सुचालक है। ये इसके कुछ अपवाद है, ज़्यादा अपने इसमें ज़्यादा डिटेल से नहीं करवाएंगे क्योंकि डिटेल से मैंने इसकी पहले ही वीडियो अपलोड कर दी। मेन इसमें अंतर है, 1 या 2 अंतर बोलेंगे। जितनी भी धातु होती है ठोस अवस्था में होती है मरकरी को छोड़ के, और
उस पर जितनी भी धातु होती है उसमें पॉजिटिव आयन मुक्त होता है, जितनी भी अधातु होती है वो गैस अवस्था में होती है। हाँ, लेकिन एक और बता देती हूँ मैं थोड़ा सा, अधातु है वो किस में पाई जाती है, गैस में। लेकिन जो ब्रोमीन एक ऐसी धातु है जो द्रव अवस्था में पाई जाती है। वहां पे मरकरी था, यहाँ पे कौन सा था, ब्रोमीन था। ठीक है, तो ये अपना जो साइंस के मैंने 8 क्वेश्चन हैं वो मेरी तरफ से मैंने अच्छी तरह एक्सप्लेन करा दिए। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। नीचे कमेंट जरूर करके बताना कि नेक्स्ट मैं कौन से टॉपिक पे स्पेशल साइंस की वीडियो, अगर आपको ऑब्जेक्टिव टाइप करने हैं तो मतलब इस टाइप के अगर आपको क्वेश्चन रिवीजन करने हैं तो वो भी लेके आ सकती हूँ, अगर आपको पूरा चैप्टर करना है तो वो भी मैं लेके आ सकती हूँ। तो वीडियो में नीचे कमेंट में ज़रूर बताना कि मैं साइंस का कौन से चैप्टर या कौन से क्वेश्चनों की वीडियो आपके लिए लेके आऊँ। ठीक है, थैंक यू बच्चों।